नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ आज की खबर में मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आज बात होगी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। खेल और व्यापार समाचार पर भी डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। रेलवे के आधुनिकीकरण पर रिकॉर्ड निवेश कर रही है सरकार। हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन और कोलकाता मेट्रो लाइन के लोकार्पण पर बोले प्रधानमंत्री। पीएम गति शक्ति से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के काम में आई तेजी। अगले 3 साल में गांव स्तर पर स्थापित की जाएंगी 2 लाख प्राथमिक डेयरियां। कर्नाटक के मांड्या में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मेगा डेयरी का किया उद्घाटन। हर संभव तकनीकी सहायता का दिया भरोसा। भारत को दुनिया का प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनाने का लक्ष्य। साइप्रस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उद्योग जगत के लोगों को किया संबोधित। कहा, वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ रहा है भारत का दबदबा। 8 कोर सेक्टर का उत्पादन नवंबर महीने में 5.4% बढ़ा। कोयला, इस्पात, सीमेंट और ऊर्जा क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन। चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में 16% बढ़ा कृषि और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट का निर्यात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन। गांधीनगर के मुक्तिधाम में हुआ अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष समेत देश और विदेश के नेताओं ने जताया शोक। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही उन्होंने कोलकाता मेट्रो की जोका एक्सप्लेंडेड मेट्रो परियोजना के जोका तारातला खंड का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री को आज पश्चिम बंगाल का दौरा करना था, लेकिन अपनी मां के निधन के कारण उन्हें अहमदाबाद जाना पड़ा। शोक के बावजूद प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक कामकाज नहीं टाले और वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल में तय कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ ही कोलकाता में मेट्रो प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने 4 रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का तेज विकास और सुधार जरूरी है। इसलिए केंद्र सरकार भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए निवेश कर रही है। मेट्रो रेल को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में मेट्रो का 2 दर्जन शहरों में विस्तार किया। आज देश के अलग अलग शहरों में लगभग 800 किलोमीटर ट्रैक पर मेट्रो चल रही है और 1000 किलोमीटर नए मेट्रो रूट पर काम चल रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ेगी। इस 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का भी तेज विकास, भारतीय रेलवे में तेज सुधार, ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। इसलिए आज केंद्र सरकार भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है। आज भारत में भारतीय रेलवे के कायाकल्प का राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय गंगा परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं। परिषद में जल शक्ति मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय के अलावा नीति आयोग भी शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया है।
प्रधानमंत्री की मौजूदगी में गांधीनगर के मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, गृहमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री और विभिन्न दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री की मां के निधन पर शोक जताया है। कई देशों के नेताओं ने अपनी संवेदनाएं भी जताई हैं। अपनी मां के निधन की खबर मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सुबह अहमदाबाद पहुंचे और वहां से गांधीनगर के बाहरी इलाके रायसन गांव में अपने भाई पंकज मोदी के आवास पर पहुंचे, जहां उनकी मां के पार्थिव शरीर को रखा गया था। उन्होंने अपनी मां के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए और उनके चरण स्पर्श कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में प्रधानमंत्री मोदी और उनके भाई अपनी मां के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए एक वैन से विश्राम घाट ले गए। इससे पूर्व कुछ दूरी तक उन्होंने उनकी अर्थी को कंधा भी दिया। हीराबा का अंतिम संस्कार गांधीनगर के सेक्टर 30 स्थित शमशान घाट पर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का शुक्रवार तड़के अहमदाबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया। हीराबेन को स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों के चलते बुधवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब मां के बीमार होने की खबर मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दोपहर में दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे थे और अस्पताल में मां से मुलाकात भी की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां, मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि 3 साल में देश भर में ग्रामीण स्तर पर 2 लाख प्राथमिक डेयरी स्थापित की जाएंगी। इसके लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने 3 साल की कार्य योजना तैयार की है, जो किसानों को श्वेत क्रांति से जोड़ेगी और भारत को दुग्ध क्षेत्र में एक बड़ा निर्यातक बनाएगी। अमित शाह ने मांड्या में 260 करोड़ रुपए की लागत वाली मेगा डेयरी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सहकारिता मंत्रालय बनाकर किसानों के विकास का रास्ता प्रशस्त किया है। उन्होंने दुग्ध महासंघ को सहकारिता मंत्रालय से सभी प्रकार की तकनीकी और अन्य सहायता का आश्वासन दिया। मांड्या मिल्क यूनियन मनमूल डेयरी की क्षमता 14 लाख लीटर दूध प्रसरण करने की है। इस डेयरी में 30 टन दूध पाउडर उत्पादन करने का संयंत्र भी स्थापित किया गया है। डेयरी की पैकिंग यूनिट 6 लाख लीटर दूध प्रतिदिन पैक कर सकती है। यह कर्नाटक की दूसरी सबसे बड़ी दूध प्रसंस्करण इकाई है। कर्नाटक के सभी किसान भाइयों बहनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अमूल, नंदिनी दोनों इकट्ठा होकर कर्नाटक के हर गांव में प्राइमरी डेयरी हो, इस दिशा में काम करेंगे और 3 साल में कर्नाटक में एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर प्राइमरी डेयरी नहीं हो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारत को एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनाना है और 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में उभरना है। साइप्रस यात्रा पर गए विदेश मंत्री ने राजधानी निकोसिया में एक कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का दबदबा बढ़ता जा रहा है। उनकी सरकार की आर्थिक दृष्टि से संचालित व्यापार नीतियों और सुधारों ने भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे मजबूत स्थलों में से एक बनने में योगदान दिया है। Our goal is clearly to make India a major manufacturing hub and to emerge as a $5 trillion economy by 2025. I would particularly like to draw your attention to the successes we've had in an initiative called the Production Linked Incentive Program, which has a certain set of domains where we have pushed for investments in those domains through incentives with the idea of increasing production based in India. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता है, लेकिन यह राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर नहीं किया जाएगा। बता दें कि तिरुवनंतपुरम में शिवगरी मठ की 90वीं वार्षिक तीर्थ यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह ने
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की उस टिप्पणी को याद किया जिसपे उन्होंने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे और मैत्रीपूर्ण संबंधों की आवश्यकता है, लेकिन हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर किसी के साथ अच्छे संबंध नहीं चाहते हैं। और अब नजर डालते हैं कुछ और मुख्य समाचारों पर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में आने वाले यात्रियों के लिए संशोधित कोविड दिशा निर्देश जारी किए हैं। 1 जनवरी 2023 से चीन, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया गणराज्य, थाईलैंड और जापान से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट अनिवार्य होगी। भारत ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार किया है। देश में 1.5 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र संचालित हैं, जिसमें 134 करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का लाभ लिया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत 15 दिसंबर 2022 तक 11 करोड़ 37 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार मिला है और इस दौरान 289 करोड़ से अधिक रोजगार दिवस सृजित हुए हैं। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने आंध्र प्रदेश न्यायिक अकादमी के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि देश भर में 63 लाख से अधिक मामले वकीलों की अनुपलब्धता और 14 लाख से अधिक मामले दस्तावेजों या रिकॉर्ड के इंतजार में लंबित है। दिल्ली NCR में प्रदूषण रोधी योजना के चरण 3 को लागू कर दिया गया है। प्रतिबंधों में गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ की कार्रवाई पर प्रतिबंध शामिल है। पश्चिमी कंबोडिया के एक कसिनो होटल में लगी भीषण आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। पीड़ितों की तलाश में खोज अभियान अब भी जारी है। परिसर में 500 कर्मचारी हैं और बुधवार को वहां 1000 लोग आए थे। अमेरिका में मैक्सिको की खाड़ी में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 4 लोग सवार थे। अमेरिकी तटरक्षक बल यात्रियों की तलाश में जुटे हैं। सैन्य शासित म्यांमार की एक अदालत ने देश की अपदस्थ नेता आंग सान सूची को भ्रष्टाचार के एक और मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। उन्हें पहले ही कई अन्य अपराधों के लिए 26 साल की कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले के निधन से दुनिया भर में शोक की लहर है। लोग सोशल मीडिया के जरिए अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। पेले का कैंसर से लंबे समय तक जूझते रहने के कारण कल साओ पाउलो में निधन हो गया। क्रिकेटर ऋषभ पंत की BMW कार आज तड़के दिल्ली देहरादून राजमार्ग पर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें वे घायल हो गए। दिल्ली से रुड़की जा रहे क्रिकेटर को दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत स्थिर है। प्रधानमंत्री ने उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। और आज की खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए संसद टीवी के साथ। We will discuss the landmark outcomes of the United Nations Biodiversity Conference, COP15. How significant was COP15 compared to earlier COPs? We have a 10-year framework now, which is popularly called as the Post-2020 Global Biodiversity Framework. The world community recognized the importance of financing, particularly the resource mobilization. Good progress has been made by recognizing the need for the special fund that will be set up.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों पर। चुनावी राज्य कर्नाटक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दल कांग्रेस और जेडीएस पर परिवारवादी राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मांड्या और पुराने मैसूर क्षेत्र के लोगों से बीजेपी का समर्थन करने और उसे फिर बहुमत के साथ सत्ता में लाने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के तहत 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों के शोधार्थियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि शोधार्थी गांव में स्वरोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों के एनपीएस की राशि वापस करने के केंद्र सरकार की मनाही के बाद भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला किया गया है। त्रिपुरा में बीजेपी विधायक दीबा चंद हरंखावली ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस का हाथ थाम लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि मेरियन बायोटेक द्वारा निर्मित खांसी की दवा डॉक-1 मैक्स से उज्बेकिस्तान में कथित तौर पर 18 बच्चों की मौत से जुड़ी खबरों के मद्देनजर कंपनी की नोएडा इकाई में सभी उत्पादन गतिविधियों को रोक दिया गया है। 31 दिसंबर को नए साल की पूर्व संध्या पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से रात 9 बजे के बाद बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से आखिरी ट्रेन तक यात्रियों को प्रवेश की अनुमति होगी। ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के तहत 120 करोड़ रुपए की लागत से पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में पानी के भीतर बन रही भारत की पहली सुरंग का निर्माण पूरा हो गया है। एक्सप्लेनेड और सियालदह के बीच 2.5 किलोमीटर के हिस्से को पूरा होने के बाद दिसंबर 2023 में इस कॉरिडोर के चालू होने की संभावना है। सरकार ने डाकघर, सावधि जमा, एनएसी और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सहित लघु बचत जमा योजनाओं पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। लघु बचत जमा योजनाओं पर 1.1% तक बढ़ोतरी की, जो 1 जनवरी से लागू होगी। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र पर 1 जनवरी से 7% की दर से ब्याज मिलेगा। अभी ये 6.8% है। इसी तरह वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में मौजूदा 7.6% के मुकाबले 8% ब्याज मिलेगा। 1 से 5 साल की अवधि की डाकघर सावधि जमा योजना पर ब्याज दरें 1.1% तक बढ़ जाएंगी। मासिक आय योजना में भी 6.7% की जगह अब 7.1% ब्याज मिलेगा। हालांकि पीपीएफ और बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया गया है। देश की 8 बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर नवंबर में 5.4% रही, जो 1 साल पहले इसी महीने में 3.2% थी। कोयला, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से देश के 8 बुनियादी उद्योगों का उत्पादन बढ़ा है। इनके उत्पादन में नवंबर महीने में 5.4% की वृद्धि हुई, जबकि 1 साल पहले इसी महीने में इसमें 3.2% की वृद्धि हुई थी। हालांकि कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उत्पादन में इस साल नवंबर महीने में गिरावट आई। 8 बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर अक्टूबर महीने में 0.9% थी। चालू वित्त वर्ष 2022-23 के 8 महीनों में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात 16% बढ़कर 17.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। वर्ष 2022-23 में कुल निर्यात लक्ष्य का 74% 8 महीनों में हासिल किया गया है। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वित्त वर्ष के 8 महीनों में प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों का निर्यात 32.60% बढ़कर 1,310 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। उपराष्ट्रपति और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान यानी IIPA के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने संस्थान की कार्य योजना की समीक्षा की। उन्होंने सरकारी अधिकारियों के
क्षमता निर्माण में संस्थान के प्रयासों के साथ ही क्षमता निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए भी IIPA की सराहना की है। उन्होंने IIPA को आम आदमी के लिए प्रासंगिक बनाने का आह्वान किया। दिल्ली में 15 दिन में पहली बार आज न्यूनतम तापमान 2.5 अंक तक पहुंच गया। हालांकि ये राहत जल्द ही खत्म होने का अनुमान जताया गया है। बता दें कि दिल्ली के प्राथमिक मौसम केंद्र सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले राजधानी में न्यूनतम तापमान बृहस्पतिवार को 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के साथ ही नए साल की पूर्व संध्या पर दिल्ली के कुछ हिस्सों में शीतलहर और तेज ठंड की स्थिति बन सकती है। साथ ही जनवरी की शुरुआत में ठंड और तेज हो जाएगी। 1 से 4 जनवरी तक दिल्ली के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाने और शीतलहर चलने का भी अनुमान है। कश्मीर में रात भर हल्की से मध्यम स्तर की बर्फबारी हुई, जिसके चलते लोगों को कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली। हालांकि कम दृश्यता के कारण श्रीनगर हवाई अड्डे पर तड़के उड़ानें प्रभावित भी रहीं। एक ओर जहां कश्मीर के मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम हिमपात हुआ। बर्फबारी के चलते कश्मीर घाटी में लंबे समय से चला आ रहा शुष्क मौसम का सिलसिला आखिर टूट गया। श्रीनगर में करीब 1.5 इंच, काजीकुंड में 6 इंच, पहलगाम में 5 इंच, कुपवाड़ा में 8 इंच और कोकेरनाग में 2 इंच बर्फबारी हुई। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में सोनमर्ग पर्यटन स्थल पर करीब 20 इंच ताजा हिमपात दर्ज किया गया, जबकि उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में करीब 7 इंच बर्फबारी हुई। वहीं श्रीनगर लेह राजमार्ग पर जोजिला दर्रे में भी लगभग 20 इंच बर्फबारी हुई, जिससे कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाला राजमार्ग बंद हो गया है। साथ ही हिमुगल रोड पर भी बर्फ जमा होने के कारण यातायात के लिए बंद है। हालांकि श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए खुला है। रोहतांग दर्रे में अटल सुरंग के साउथ पोर्टल के पास हिमपात के बाद 400 से अधिक वाहनों में फंसे पर्यटकों को बचा लिया गया है। बृहस्पतिवार को मनाली लेह राजमार्ग और आसपास के इलाकों में सुरंग में बर्फबारी के बाद फिसलन की स्थिति के कारण वाहन फंस गए थे। केलांग और मनाली के पुलिस बल ने संयुक्त रूप से एक बचाव अभियान शुरू किया। बर्फ हटाने के बाद वाहनों को वहां से रवाना किया गया। नया साल मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक कुल्लू और मनाली में उमड़ रहे हैं और बर्फबारी के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने यहां 31 दिसंबर को शुष्क मौसम की भविष्यवाणी की है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। अमेरिका में बर्फीले तूफान से तबाह हुए बूफालो में सड़कें एक बार फिर यातायात के लिए खोल दी गई हैं। हालांकि अधिकारी लगातार उन लोगों की तलाश में जुटे हैं जो पिछले सप्ताह आए बर्फीले तूफान के बाद से लापता है। न्यूयॉर्क के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले शहर में वाहन चलाने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है। पश्चिम न्यूयॉर्क में बर्फीले तूफान से कम 40 लोगों की मौत हुई है और इनमें से अधिकतर बूफालो से हैं। बर्फ हटाने के बाद उपनगरीय सड़कें, प्रमुख राजमार्गों के साथ बूफालो नियाग्रा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी खोल दिया गया है। हालांकि लोगों से काम पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने का अनुरोध किया गया है। कोविड महामारी के बाद लास वेगास में पहली बार टेक शो आयोजित किया गया है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।